हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो आए देखें, हम इन एग्जाम्पलों को, इन न्यूमेरिकलों को आपको सॉल्व करते हुए आपको बता रहे हैं, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी को डेवलपमेंट मिलेगा, उसको डेवलप करें, जिससे कि अन्य न्यूमेरिकलों को भी आप आसानी से कर सकें। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल यहाँ दिए गए हैं और न्यूमेरिकल आपको नहीं आते हैं तो उनको भी आप कमेंट करके भेजेंगे, तो उनके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपके लिए सहायता होगा। तो हम कुछ न्यूमेरिकल आपके यहाँ रखे हुए हैं, इसको आप देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है हमारा, एक निश्चित दूरी पर रखे दो समान आवेशों के मध्य बिंदु पर कितना आवेश रखा जाए कि निकाय संतुलन में। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि दो आवेश रखे हुए हैं, एक निश्चित दूरी पर दो आवेश रखे हुए हैं, उनके बीच में, उनके एकदम मध्य बिंदु पर एक तीसरे आवेश को रखना है, जिससे कि पूरा निकाय, उससे निर्मित जो व्यवस्था है वह संतुलन में हो जाए, यानी कि उनके ऊपर लगने वाले बल का मान शून्य हो जाए। कोई वस्तु संतुलनावस्था में तभी होती है जबकि उसके ऊपर लगने वाले नेट फोर्स का मान 0 हो जाता है। तो आइए हम इस पर बात करते हैं कि उस Q का मान, उस स्मॉल q का मान जो उसके मध्य बिंदु पर, दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर जो रखा जा रहा है Q डैश का मान कितना होगा, इसकी बात करते हैं हम। यहाँ पर हम बात करेंगे सोल्यूशन में कूलाम के नियम से। यहाँ पर देखोगे फिगर आपको दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में A और B दो बिंदु लिए गए हैं, दोनों बिंदुओं पर हम प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं। हम प्लस क्यू आवेश रख दिए हैं क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि दो समान आवेश, तो दो समान आवेश में हम प्लस क्यू आवेश ले लिए हैं। आप कोई भी आवेश ले सकते हो, लेकिन जो आवेश यहाँ लोगे वही आवेश आपको यहाँ पर भी लेना होगा, और सेम नेचर के होंगे और सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। तो इन दोनों आवेशों को लेकर के हम यहाँ पर रख दिए A और B बिंदु पर, जिनके बीच की दूरी R है। R दूरी हमने लेट किया है, माना है। तो इसके मध्य बिंदु यानी R/2 दूरी पर एक तीसरा आवेश हम Q डैश रखे हैं। इस Q डैश की वैल्यू हमको इसके टर्म में ज्ञात करना है, या रिलेशन ज्ञात करना है कि इन दोनों में क्या रिलेशन होगा। तो हम कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये वाला नियम हम लगाएंगे, और ये नियम लगा करके बिंदु A पर Q डैश के कारण और बिंदु A पर भी Q के कारण दोनों बलों को निकालेंगे, और दोनों बलों का टोटल नेट फोर्स 0 हम यहाँ पर दिखाएंगे, तभी यह बिंदु संतुलनावस्था में होगा। तो देखोगे यहाँ पर हम FAO दिखाया है। FAO का मतलब है कि Q डैश के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल 1/4πε0 Q डैश/r/2²। इसके बीच की दूरी r/2 है, इसलिए r/2² हो गया है। और FAB यानी कि प्लस Q के कारण इसके ऊपर लगने वाला बल 1/4πε0 Q²/r² कर दिया गया, क्योंकि इसके बीच की दूरी r है और दोनों आवेश Q है, इसलिए Q² हो गया है। अब संतुलनावस्था में इन दोनों का नेट फोर्स 0 होना चाहिए। समीकरण 3 हो गया, और 1 और 2 से इन मानों को हम 3 में जब रखेंगे, और उसमें से Q/4πε0 r² दोनों में है, Q/4πε0 r² इसमें भी मिलेगा और इसमें भी मिलेगा, उसको हम कॉमन ले लिए हैं। तो पहले वाले में हमें 4Q डैश मिल रहा है। Q डैश यहाँ से /2 का स्क्वायर करके 4 ऊपर चला जाता है, वो 4Q डैश यहाँ से मिल जाता है, और यहाँ से Q² मिल रहा है, क्योंकि यह Q केवल मिलेगा, क्योंकि Q/4πε0 r² कॉमन हो गया है, तो Q बचेगा यहाँ। तो 4Q डैश प्लस Q = 0, यह इधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 4Q डैश प्लस Q = 0 लिया जाएगा, और इसमें हम Q को ट्रांसफर कर दिए इधर, तो 4Q डैश = Q हो गया, तो Q हो गया, तो Q डैश = -Q/4। यह आंसर आ गया है। यानी कि इसका उत्तर यह हुआ कि मध्य बिंदु पर जो आवेश रखा जाएगा
वह दोनों जो समान आवेश हैं उनमें से किसी एक आवेश के 1/4 मान के बराबर होगा और उसकी प्रकृति, उसका नेचर माइनस होगा, तब यह पूरा निकाय संतुलनावस्था में होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में, बोर्ड एग्जामिनेशनों में कई बार पूछा चुका है, या नीट में, IIT में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इन आवेशों की जगह कोई भी आवेश रखा जा सकता है। क्यू हमने लिया है, इसमें 4Q कभी पूछ दिया, कभी 2Q करके पूछ दिया, कभी माइनस करके पूछ दिया, ऐसे करके पूछता। यदि ये आवेश माइनस रहेंगे तो यहाँ पर प्लस आवेश हो जाएगा, यह ध्यान रहे। इन आवेशों की जितनी भी वैल्यू होगी, जैसे 4Q है तो इसका वैल्यू Q हो जाएगा, यानी कि उसका फोर्थ पार्ट हो जाएगा इसका, और माइनस में होगा। यह आंसर यही बता रहा है कि जो बीच में आवेश रखा जाएगा वह आवेश की प्रकृति दोनों किनारे रखे हुए आवेश की प्रकृति की उल्टी होगी और उसकी वैल्यू उनके मैग्नीट्यूड का 1/4 हिस्सा होगा। यह चीज बता रहा है यह सॉल्यूशन। तो यह सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन नहीं समझे आप, इस प्रकार से किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ दे, इनके मैग्नीट्यूडों को चेंज करके पूछ दे तो आप उसको इसी बेस पर लगा सकते हो। क्वेश्चन 2, दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बताया गया उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके भार के बराबर वैद्युत बल कार्यरत है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में, नीट में, IIT में या आपके बोर्ड एग्जामिनेशनों में पूछा जा चुका है कि कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लटका हुआ है संतुलनावस्था में, तो उसके ऊपर कितना चार्ज होगा या वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो इस क्वेश्चन को लगाने का सिंपल तरीका होता है कि संतुलनावस्था में QE = mg, यानी कि उसके ऊपर फोर्स वैद्युत बल लगाता है QE और वो अपने वेट के कारण जो फोर्स लगाता है mg, यह दोनों आपस में बराबर होंगे तभी वह संतुलनावस्था में लटक सकेगा। तो हम सबसे पहले यह संतुलनावस्था का फॉर्मूला लगाते हैं QE = mg। अब इस QE = mg में Q जो कि इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके पास चार्ज 1.6 × 10⁻19 है। अब इसमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम पहले से जानते रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 होता है, तो इसको हम रख दिए हैं। और फिर मास इसका 9.1 × 10⁻31 kg होता है और हम यहाँ पर रख दिए हैं। जी की वैल्यू यहाँ पर 10 ले लिए हैं और कहीं कहीं पर दिया रहेगा तो 9.8 भी आप रख सकते हो। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम 10 ले लिए। तो इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 9 × 10⁻, जो 30 था वह इस 10 के कारण 31 था, ये 10 के कारण 30 हो गया है और नीचे 1.6 × 10⁻19 हो गया। यह 19 ऊपर जाकर +19 होगा, तो 30 में से +19 जाने पर -11 आ जाएगा। और फिर 9.1 यानी कि 91 में 16 से जब डिवाइड करेंगे तो 16 5 80 करते हुए फिर आएगा 110, फिर 16 5 करते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी वैल्यू आएगी 5.51 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम। यह है वैद्युत क्षेत्र। आपने यहाँ से वैद्युत क्षेत्र को प्राप्त किया। इसमें एक चीज और ख्याल आप करोगे कि आप जब कैलकुलेशन करते होते हो तो उसमें वो ढेर सारी चीजें ख्याल करनी होती है कि पावर को पावर से कटाने की बात, अंकों से अंकों को कटाने की बात हमेशा प्रयास करना चाहिए। हम कभी कभी कटाने की जगह पर सीधे गुणा करके और भाग दे करके वैल्यू को निकाल देते हैं, तो कई बार होता यह है कि किसी एक वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक राउंड ऑफ करने की वजह से या किसी की वजह से इसकी वैल्यू में थोड़ा सा मिस्टेक होता है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करने में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है और आंसर में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें मैक्सिमम जितना कट सके उसको कटा करके छोटा करना चाहिए और लास्ट सोल्यूशन में उसे भाग या गुणा करके उसकी वैल्यू को निकालने का प्रयास करना चाहिए। हम फिर इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3 आवेश किसी त्रिभुज के 3 कोनों पर स्थित हैं, समायोजन के वैद्युत आघूर्ण दिशा सहित ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में एक त्रिभुज बनाया गया है, समबाहु त्रिभुज है, यानी कि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, उनके तीनों कोनों पर आवेश रखा हुआ है और आवेश इस प्रकार से है कि एक कोने पर +2Q आवेश है और किनारे किनारे -Q आवेश है। इस फिगर के हिसाब से रखा हुआ है। इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा तीनों बराबर होगी, जैसा कि क्वेश्चन में कहा हुआ है समबाहु त्रिभुज है, तो कोण भी इनके बराबर होंगे और तीनों कोण का 180 होता है, तो इस प्रकार से इसके बीच की एंगल हो जाएगी 60 डिग्री। अब हम इसका आघूर्ण निकालेंगे तो इसके आघूर्ण की दिशा इधर होगी और P1 होगा, इसके आघूर्ण की दिशा इसके सिर में होगी P2 होगा,
इस P1 की वैल्यू Q इंटू ए से निकाला जाएगा, इस P2 की वैल्यू भी Q इंटू ए से निकाला जाएगा। P1 P2 दोनों की वैल्यू समान होगी QA, यानी P इजिकल टू 2QL। इसमें 2L डिस्टेंस होता है, उस 2L के जगह पर यहाँ पर A है और दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश Q ले लेते हैं। तो इस प्रकार से QA दोनों की वैल्यू आई। तो रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा। इसमें P1 और P2 दोनों बराबर हैं, इसलिए P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर 2P1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी 2P1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, इसके बीच में एंगल 60 डिग्री है, तो यह भी अपोजिट एंगल 60 डिग्री होगा। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2P स्क्वायर में 1/2 होने पर यह P स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2P स्क्वायर पहले से था और ये P स्क्वायर मिलकर के 3P स्क्वायर हो जाएगा। तो P स्क्वायर का P बाहर आ जाएगा, जिसकी वैल्यू QA है और √3 हो जाएगा। इस प्रकार से P की वैल्यू √3 QA होगा। यह इसका रिजल्टेंट आ जाएगा आपके वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का। और इसके डायरेक्शन को भी पूछा है, तो इसका डायरेक्शन इस दिशा में होगा, यानी कि यहां से इस 60 डिग्री का अर्धक यानी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए एंगल भी सेम होगा। इसका अर्धक बनाते हुए ट्रायंगल से दूर जाते हुए इसके डायरेक्शन को दर्शाया जाएगा। इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। इधर आइए हम चौथे प्रश्न की बात करते हुए बताते हैं, एक वर्ग दो विपरीत कोणों पर Q और दूसरे विपरीत कोणों पर स्मॉल q आवेश रखा है। यदि Q पर नेट बल शून्य हो तो Q/Q का मान क्या होगा। यहाँ पर देखोगे एक वर्ग है, हम मान लिए हैं कि इनकी सभी भुजाएं बराबर है A। यहाँ Q है, यहाँ Q आवेश है, कैपिटल Q कैपिटल, यहाँ स्मॉल q और यहाँ पर भी स्मॉल q आवेश है। ये आवेश अपने से माने गए हैं और इसमें रिलेशन पूछा जा रहा है कितना क्या रिलेशन होगा। वैल्यू इसकी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका रिलेशन क्या होगा उन वैल्यूओं का, उसको पूछा जा रहा है कि कैपिटल Q और स्मॉल q में क्या रिलेशन होगा। इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर बात करते हैं कि FAB यानी कि इस पर इसके कारण कितना बल लगेगा, पहले निकालेंगे, फिर इसके कारण कितना बल लगेगा दोबारा निकालेंगे, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे, फिर इसके कारण कितना बल लगेगा उसे निकाल लेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए इसका। तो नेट फोर्स 0 दिखाते हुए यहाँ पर देखो FAB निकाल लिए इतना आ गया, FAD निकालिए इतना आ गया। दोनों का रिजल्टेंट क्योंकि दोनों के फोर्स इक्वल हैं, डिस्टेंस इक्वल है, चार्ज इक्वल है, इसलिए फोर्स इक्वल हो गए हैं और 90 डिग्री के एंगल पर होने की वजह से इनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम द्वारा। यहाँ पर फिर FAC निकाला गया है, इसके बीच पर लगने वाला, तो इसका डिस्टेंस a√2 होने की वजह से 2a स्क्वायर हो गया है। दोनों चार्जेस समान है, Q है, इसलिए Q स्क्वायर हो गया है। तो यह फोर्स हो गया और यह फोर्स हो गया, ये दोनों फोर्स मिल करके वैल्यू को 0 दे रहे हैं। तो इनका मान हम यहाँ से ला करके सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, इसकी वैल्यू यहाँ से ला करके सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और यह इक्वल टू 0 कर दिया गया है। इसमें से कॉमन ले लिया गया है, कैपिटल Q/4πε0 a स्क्वायर को कॉमन लिए हैं, तो यहाँ से √2Q मिला है और यहाँ से Q/2 यहाँ मिला है। क्योंकि इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती तो इसकी वैल्यू 0 जरूर होगी। इसको 0 लाने के लिए तो हम यह बराबर 0 यहाँ मान लेते हैं और यहाँ पर इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो -√2Q हो जाएगा और फिर Q बराबर करेंगे तो 2 जा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये स्मॉल q यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से कैपिटल Q/स्मॉल q की वैल्यू -2√2 आएगा। यह बता रहा है कि जो भी चार्जेस रखे जा रहे हैं कैपिटल Q और स्मॉल q, उसका रिलेशन क्या होगा, -2√2। यह क्या बता रहा है कि एक चार्ज कोई प्लस होगा, कैपिटल Q यदि प्लस होगा तो स्मॉल q माइनस होगा, स्मॉल q यदि प्लस होगा तो कैपिटल Q माइनस होगा और कैपिटल Q की वैल्यू स्मॉल q के वैल्यू से 2√2 टाइम्स ज्यादा होगा। तो यह चीज यहाँ बता रहा है और इस तरीके से हम कैपिटल Q और स्मॉल q में रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपके कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों में भिन्न भिन्न वैल्यूज देते हुए लगाया है। तो आप यह ख्याल करो कि आपको एक क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न यदि आपसे आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। इसी क्रम में हम 5वें प्रश्न की बात करते हैं। 5वें प्रश्न को आप ध्यान दोगे। इस प्रकार कुछ लंबे क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं और आप घबरा जाते हो
और उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हो, देखोगे आप कितना आसान तरीके से इस प्रश्न को हम आपके सामने रख रहे हैं। तेल की एक लघु गोलीय बूंद जिस पर Q आवेश है 81 π/7 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर के वैद्युत क्षेत्र में संतुलित है। जब वैद्युत क्षेत्र का स्विच बंद कर देते हैं तो बूंद 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड के सीमांत वेग से गिरता है। यदि G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ईटा यानी श्यानता गुणांक की वैल्यू 1.8 × 10⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर और D यानी डेंसिटी घनत्व 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो तो Q का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि उस तेल की बूंद पर जो आवेश रखा गया है, डाला गया है, उसकी वैल्यू क्या हो। तो आप देखोगे इसमें यह भी क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है। यह क्वेश्चन इसी की तरीके से जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आया था, यह बीच वाला क्वेश्चन चल तुलनावस्था में Q = mg, उसी पर आधारित यह भी है। लेकिन इसमें देखो क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र जब लगा है तो वो तेल की बूंद संतुलनावस्था में है, लेकिन जब स्विच ऑफ करते हैं तो वो चलने लगता है। यानी कि जब स्विच ऑफ करते हैं तो क्यों चलता है? क्योंकि वो अपने वेट के कारण चलता है। तो जब वो गोली अपने वेट के कारण तेल में चलेगा तो तेल उस पर क्या लगाएगा? अपथ्रस्ट लगाएगा, इसलिए उसका वेट कम हो जाएगा। तो उसका वेट W' हो जाएगा और अब W' के द्वारा चलेगा। अब जब W' के द्वारा जब चलना शुरू करेगा तो फिर तेल उसके ऊपर क्या लगाएगा? श्यानता लगाएगा, तो श्यान बल लगने लगेगा। अब उस श्यान बल 6 π × जो स्टोक्स के लॉ से है वो लगने लगेगा। तो उसकी लगने के कारण क्या करेगा वो कि वो शुरू में जितना तेज चलेगा उतना तेज श्यान बल लगेगा, और ऐसे करते करते जब दोनों बल की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो अब वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगेगा और उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वो सीमांत वेग का इस प्रकार से जो सूत्र निकाला जाता है वह सूत्र होता है Vc = 2/9 r² (ρ-σg/η). ये फॉर्मूला है। जिस सीमांत वेग से जब गोली चलने लगती है कांस्टेंट वेग से, तो उस कांस्टेंट वेग को क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग या सीमांत वेग कहते हैं। और उस सीमांत वेग का फॉर्मूला होता है 2/9 r² (ρ-σ) में रहेगा × g/η। इस फार्मूले की सहायता से हम R की वैल्यू निकाल लेते हैं ट्रांसफर करके उसको। तो R की वैल्यू यहाँ पर आई है, R का फार्मूला आ गया है। इसी फार्मूले को ट्रांसफर करके यहाँ पर R का फार्मूला निकाला गया है √9η Vc/2 ρ-σ × g। इसमें आपको बता दें कि ईटा तेल का श्यानता गुणांक है, Vc क्रांतिक वेग है गोली का जो तेल में चल रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी है। रो तेल का घनत्व है और सिग्मा हवा का घनत्व है, क्योंकि हवा का घनत्व कितना होगा? 0। तेल का घनत्व कितना है? यहाँ पर दिया हुआ है 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से हम रो माइनस सिग्मा जी कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे आर की वैल्यू, सारी वैल्यूज को रख दिए हैं 9 × 1.8 × 10⁻5 × 2 × 10⁻3 अपॉन 2 900 - 0 9.8 इतना आ गया है अंडर रूट में। अब देखोगे आप बड़ा आश्चर्य करोगे कि इसी के तुरंत बाद 3/7 × 10⁻5 कैसे लिख दिया गया है। आप भी इस प्रकार से डायरेक्ट काम कर सकते हैं और बहुत बिना कटाए पिटाए, बहुत बिना गुणा भाग किए आप क्वेश्चनों को निकालने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बहुत ज्यादा गुणा भाग के चक्कर में न पड़ करके, बहुत ज्यादा कटा पिटा करके, स्मॉलेस्ट करके उसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करें, तभी आपको प्योर आंसर आएगा। ज्यादा गुणा भाग करने से आपकी वैल्यूज में कुछ अंतर आ सकता है। तो आप यहाँ देखोगे कि कैसे यह आपका वैल्यू डायरेक्ट 3/7 आ सकता है। इसको जरा ध्यान दोगे। यहाँ देखो, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 से 2 कटा देंगे, खत्म हो गया। 2 से 2 खत्म हो गया। अब भी देखोगे कि यहाँ पर 9.8 है, अच्छा यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 900 है, तो 9 से 9 कटेगा 100 आ जाएगा। इस 100 को हम ऊपर पहुंचा देंगे, तो यह 100 ऊपर जाकर 10⁻³ में 10⁻5 बना देगा, और यह भी 10⁻5 है। तो इन दोनों को आराम से बाहर निकाल दोगे, 10⁻5 हो गया। या देखो किस टेक्निक से आप बिना गुणा भाग किए वर्गमूल निकाल दोगे।
आपको ये लगेगा कि बहुत आसानी से सर लिख दिए हैं, और हम कैसे लिख सकते हैं इसको। आप देखो एकदम आराम से इसका 100 उठाओ, -3 के साथ जोड़ दो, क्योंकि 10⁻² है नीचे, ऊपर जाकर -2 बनेगा, -3 यहाँ है, -2 बन करके -5 हो गया, यह -5 यह -5, 10⁻⁻5 इंटू 10⁻�5 है, डबल है तो रूट के बाहर निकल जाएगा, 10⁻5 हो गया। अब रूट का आपका समस्या खत्म हो गया। अब आओगे अन्य चीजों को देखने के लिए, तो 2 से 2 को कटा दिए, यह खत्म हो गया। यहाँ का 100 पहले ही से जा चुका है, यहाँ बचा है 9 से 9 कट गया, यह काम खत्म हो गया। अब आप देखोगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1.8 और 9.8, केवल 2 चीज बचा, सब खत्म हो गया। अब इसमें देखोगे कि यह पॉइंट इसके पॉइंट से गायब हो जाएगा, इसमें 2 × 9 कर देंगे, इसको 2 × 49 कर देंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 9 का रूट 3 और 49 का 7। बहुत कठिन चीज है, कितना आसानी से इसका वैल्यू 3/7 × 10⁻⁵ मीटर आ गया। तो यह इंटरमीडिएट सोल्यूशन है, बीच का अंक है r, और इसमें हम उड़ा भाग के चक्कर में यदि इसकी वैल्यू को बहुत शॉर्टेस्ट कर दें, राउंड ऑफ में कर देंगे, तो यह वैल्यू जब आगे जाएगी स्क्वायर में देख रहे हो यहाँ पर क्यूब में बन रहा है, तो थोड़ा सा एक कम या अधिक रहेगा, तो क्यूब बनकर बहुत ज्यादा कम या अधिक हो जाएगा, जिससे कि आपके जो मेन वैल्यू है क्यू, उसको इतना काफी इफेक्टिव कर देगा कि आपकी वैल्यू को शुद्ध नहीं ला पाएगा। इसलिए हम यहाँ प्रयास किए हैं कुछ गुणा भाग न करें, और उसको कटा करके इसकी वैल्यू को 3/7 × 10⁻⁵ के रूप में ला दिए। एकदम प्योर वैल्यू है, इसमें कोई भी राउंड ऑफ या कुछ भी नहीं दिया गया है। यहाँ पर भी हमको 3 में 7 का डिवाइड करके डेसिमल में यहाँ वैल्यू नहीं रखनी चाहिए, हमको ऐसे ही प्योर फॉर्म में वैल्यू रखनी चाहिए, क्योंकि यह इंटरमीडिएट बीच का सोल्यूशन है। तो बीच के सोल्यूशन में कभी भी कटा पिटा करके वैल्यू रखने पर बाद में समस्या आती है। तो फिर आगे आएंगे हम, इस वैल्यू को निकालिए। इस वैल्यू को हमने क्यों निकाला है, हमारा तो मेन फार्मूला है संतुलनावस्था में QE = mg। तो हम वैल्यू को इसलिए निकाले हैं क्योंकि यहाँ पर m की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो m की वैल्यू को हम 4/3 πr³ करेंगे, क्योंकि बूंद स्फेरिकल है, स्फेरिकल होती है, और स्फीयर का आयतन वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, उसमें रो से मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी से, तो यह बन जाएगा m, और इंटू जी से यह हो जाएगा वेट। तो चूंकि m नहीं मालूम है, इसलिए 4/3 πr³ इंटू रो करना पड़ेगा। रो की वैल्यू हमें मालूम है, और r की वैल्यू नहीं मालूम थी, उस r की वैल्यू को हम ऊपर से निकाले हैं इस फार्मूले से। अब हमको r की वैल्यू भी पता हो गया है, तो यहाँ से QE = mg करेंगे, जहां पर m को 4/3 πr³ रो इंटू जी कर देंगे, और q बराबर क्या होगा, यही p आकर के यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी वैल्यू हम रखना शुरू करेंगे, तो 4/3 पाई 3/7 × 10⁻⁵ × 7 × 900 × 9.8 / 81 π/7 × 10⁵। बहुत से स्टूडेंट का तो ये सब इतना लंबा उड़ा भाग आता है कि उसको करने में बहुत टाइम लग जाता है, और वैल्यू भी हम लोगों का इम्प्योर हो जाता है। आप देखोगे कितना इतना बड़े क्वेश्चन को, इतने बड़े न्यूमेरिकल को तुरंत डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो डायरेक्ट इसको जरा देखोगे बहुत आसानी से, पाई को पाई से कटा दो, अब 3.14 वैल्यू रख दोगे, गुणा भाग करोगे, वैल्यू में बहुत डिफरेंट आ जाएगा। आप एकदम कुछ रखने की जरूरत नहीं है, पाई से पाई को कटा दो, कट गया। अब ये देखो, यह 3 पर पावर क्यूब है, यानी 3 × 3 × 3 टाइम्स है, तो 1 टाइम्स 3 खत्म हो गया। यहाँ से इस 3 से इसका 1 टाइम्स 3 खत्म हो गया। दिमाग में रखोगे, यहाँ 2 टाइम्स 3 है, यानी कि 9 इसके अंदर है, पड़ा हुआ है, उसको पड़े रहने दो। यहाँ नीचे 7 × 7 × 7 3 टाइम्स है, तो एक 7 यहाँ से कट गया, 2 7 यानी कि 7 × 7 49 यहाँ पर पड़ा हुआ है, उसको भी पड़े रहने दो। अब यहाँ पर आओ, 10⁻⁵ है, तो 5 का पावर 3 हो जाएगा -15, और यहाँ तो +5 है, ऊपर जाकर के -20 कर देगा, तो 10 का पावर -20 यहाँ पर हो गया है। चलो रहने दो इसको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो यह 4 2 8 कट गया, यहाँ 2 हो गया। तो यहाँ पर जब 2 हो गया, तो हम फिर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे, यह है 9, यह 9 है, तो यहाँ पर जो 9 था, यहाँ पर 9 था, और यहाँ का 9, ये 9 × 9, सॉरी यह 8 नहीं है, 81 है, 4 से नहीं कटेगा, सॉरी ये 9 और यहाँ का 9 मिल करके 81 होगा, और इस 81 को कटा देगा, काम खत्म हो गया। यहाँ पर 4 बचा हुआ है हमारा,
और यहां पर बचा हुआ है हमारा 2 इंटू 49, तो 2 इंटू 49 बचा, तो इसका 49 इस नीचे वाले 49 से कट गया, इसका 2 निकलेगा, इसका 4 निकलेगा, 4 2 जा 8 यहाँ आ जाएगा। अब देखोगे एक पॉइंट यहाँ पर था, तो एक पॉइंट एक जीरो को खत्म कर दिया, एक जीरो इसको बचा है, एक जीरो इसके -20 को खत्म कर देगा, -19 आ जाएगा। और इस प्रकार से बिना पेन का पेंसिल का आप केवल पावरों को उनके गुणनफल को देख करके वैल्यू निकाल करके 8 इंटू 10 - 19 कूलाम आ गया। और इस प्रकार से यदि आप 3.14 वगैरह रख कर गुणा भाग करते तो हो सकता है कि इतनी वैल्यू प्योर नहीं आती, और यह प्योर वैल्यू आपकी 8 इंटू 10 - 19 कूलाम चार्ज मालूम हो गया, यानी कि उस तेल की बूंद पर कितना चार्ज था आपने यहां से निकाल लिया, 8 इंटू 10 - 19 कूलाम चार्ज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और इस प्रकार के और भी कुछ क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशनों से रिलेटेड हैं उनको आप करेंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इन मॉडल क्वेश्चनों के बेसिस पर आप बहुत ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली ही। इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन यदि आपसे फंसते हैं तो उनको आप कमेंट करके हमें दें, जिससे कि हम इस प्रकार के अगले वीडियो में उनको इंक्लूड करते हुए उन क्वेश्चनों को भी दें। तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, और इस नोटिफिकेशन को आप देख करके हमारे नए वीडियो को देख सकें जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए सहायक हो सके। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।